हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एवन में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल होंगे। तो चलिए, आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं जीके की नेक्स्ट सीरीज। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, यानी कि ये हमसे पूछ रहा है कि किस भूखंड का भाग है, उसका नाम पूछ रहा है हमसे। तो ये गोंडवाना लैंड का भारतीय उपमहाद्वीप भाग है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 2, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263, यानी कि 32,87,263 वर्ग किमी। चलिए तीसरा क्वेश्चन, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख, यानी कि शीत मरुस्थल यानी कि ठंडा मरुस्थल, और ये है जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो जिस पर चीन का अधिकार है ये है अक्साई चीन। तो फ्रेंड्स, मुझसे एक लास्ट वीडियो में गलती हो गई थी, मैं क्षमा चाहता हूँ। जो मैंने आपको बताया था सियाचिन ग्लेशियर, वो मैंने आपको बताया था कि चीन का उस पर हिस्सा है, लेकिन नहीं, वो सियाचिन ग्लेशियर जो है उस पर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। आप एक बार पिछली वीडियो देख लेना ज़रूर। चलिए क्वेश्चन 5वां, कोच्चि का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम, यानी कि कोच्चि एक शहर है, उसका जुड़वा नगर कौन सा है? तो यानी कि जुड़वा नगर बोलते हैं, उसी के जैसा है लगभग, तो एर्नाकुलम है। आगे चलिए, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये भी भारत का ही हिस्सा है, अंग है। तो अंडमान, दक्षिणी अंडमान में है ये पोर्ट ब्लेयर। ठीक, आगे चलिए क्वेश्चन 7, संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? तो ये संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश है दादर नागर हवेली। तो ये जो है भाई गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। अब देखो, मैं इसकी राजधानी की ट्रिक बता देता हूँ आपको। वैसे ट्रिक से याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक दो ट्रिक हैं जो मैं बता दूंगा और आपकी मर्ज़ी है, आप उसको फॉलो करें या ना करें। तो जैसे कि ये दादर नागर हवेली है, तो इसकी राजधानी है सिलवासा। अगर किसी की याद ना हो तो एक ट्रिक है, जैसे कि ये दादा लोग जो होते हैं वो सिलवा कर कपड़े पहनते हैं, यानी कि दादा लोग जो हैं वो सिलवा कर कपड़े पहनते हैं। तो दादा से तो हो गया दादर नागर हवेली, और सिलवा के जो हो गया सिलवासा, यानी कि उसकी राजधानी। चलिए आगे चलते हैं। अब आपकी इच्छा है, आप इससे याद रखो या वैसे ही याद रख लो। सटीक ट्रिक बताऊँगा एकदम, वैसे ट्रिक अपनी ही ज़रूरी है, किसी और की नहीं। चलिए आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा नहीं है? तो हमसे ये पूछ रहा है कि राजस्थान जो है वो किस राज्य से लगा हुआ नहीं है। तो ये महाराष्ट्र से लगा हुआ नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि लगा हुआ किन किन से है, तो मैं आपको बता दूं, लगा हुआ है ये पंजाब से, हरियाणा से, हमारे उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से। इन राज्यों से ये लगा हुआ है राजस्थान, महाराष्ट्र से लगा हुआ नहीं है। आगे चलिए 9वां क्वेश्चन, वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? तो भाई अरुणाचल प्रदेश से सीमा नहीं लगती, वो मणिपुर की नहीं लगती, यानी कि तो मणिपुर की सीमा अब लगती किन किन से है? यानी अरुणाचल प्रदेश से लगती है, तो लगती किन से नहीं लगती है? तो लगती है किन से है, वो आगे अगला क्वेश्चन आएगा, देखना। चलिए 10वां क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी भारत अवस्थित है, यानी कि भारत वही क्वेश्चन है स्थित है। तो क्या है, अक्षांश और देशांतर में पूछ रहा है हमसे। तो यह अक्षांश में है 4 डिग्री, अब वो 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से 37 डिग्री 6 इंच उत्तर तक, तथा देशांतर में जो है वो 68 डिग्री 7 इंच पूर्व से 97 डिग्री 25 इंच पूर्व के मध्य। यहाँ पर हमारा भारत स्थित है, यानी अक्षांश और देशांतर में किस जगह स्थित है ये बता दिया इस क्वेश्चन ने क्लियर करके। अब चलिए क्वेश्चन 12 है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ। तो हमें कुछ याद नहीं रखना, जॉन रैडक्लिफ याद रख लेना। रैडक्लिफ ही एक ऐसा शब्द है जो याद रख सकते हो आप, और इससे याद रखना ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक ट्रिक बताई थी सानिया मिर्ज़ा के क्लिप वगैरह के बारे में, कि सानिया मिर्ज़ा का लाल क्लिप है, रेड क्लिप है उसका। तो सानिया मिर्ज़ा कहाँ है? वो पहले भारत की थी, अब पाकिस्तान में है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बना रही है वो, तो रेड क्लिप है उसके पास। तो इस तरह से याद रख लेना, रेड क्लिप भारत और पाकिस्तान। ठीक, आगे चलिए क्वेश्चन 13,
राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमा लगी हुई है। अब देखिए मणिपुर का पहले आया था क्वेश्चन, तो मणिपुर की सीमा भी ये पहले था, नहीं लगती तो अरुणाचल प्रदेश था। अब ये पूछ रहा है कि लगती है, तो लगती जो है वो है वो किन से लगती है, नागालैंड से लगती है, असम से लगती है और मिजोरम से लगती है। ठीक, आगे चलिए। क्वेश्चन 14 है, कौन से देश पाक जलडमरू से जुड़े हुए हैं। तो पाक जलडमरू से जुड़े जो हैं भारत और श्रीलंका है, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो जल संधि जो भी है उसको बोलेंगे पाक जल संधि या पाक जलडमरू। तो ये पाक से आप ये कन्फ्यूज मत होना कि पाक है तो पाकिस्तान और भारत के बीच, नहीं, पाकिस्तान और भारत के बीच तो जल सीमा आएगी नहीं। तो ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है, भारत और श्रीलंका के बीच है। आगे चलिए। क्वेश्चन 15, भारत का दक्षिणी नोक यानी कि मुख्य बिंदु, मुख्य भूमि पूछ रहा है, यानी कि मुख्य भूमि कहाँ है। ये अब ध्यान देने की बात है, मुख्य भूमि कि भारत की एक भूमि तो वो है कि जो अंडमान निकोबार तक है, और एक मुख्य भूमि है यानी कि तमिलनाडु तक, जो भारत का मेन भारत है वहाँ तक। ये मुख्य भूमि पूछ रहा है मेन वाली। तो यह कैंप कैमोरिन है, और ये कैंप कैमोरिन कहाँ पर है, ये जो है कैंप कैमोरिन भाई मैं आपको बता दूं ये कन्याकुमारी में है। और कन्याकुमारी कहाँ है तुम्हें बताइए, तमिलनाडु में है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 16, भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई है। तो भारत की यानी कि अब देखिए ये दूर वाली पूछ रहा है, पहले वो पूछ रहा था मुख्य, तो दूर यानी कि दूर से दूर, सबसे दूर, यानी कि दक्षिणी भौगोलिक इकाई ये है निकोबार द्वीप समूह, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। चलिए क्वेश्चन 17, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। देखिए ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने शुरू में आपको बताया था, जो मुझसे गलती हो गया था लास्ट वीडियो में। तो सियाचिन ग्लेशियर ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब ये देखिए सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किसके मध्य झगड़ा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा है। मैंने आपको बताया था चीन, तो वो पिछली वीडियो में मैंने गलत बताया था, चीन जो है वो अक्साई चीन है चीन के लिए। चलिए अब सियाचिन है, सियाचिन अब है क्या ये देख लीजिए। ये सियाचिन के बारे में मतलब इन्होंने सब कुछ बता दिया है। तो अब सियाचिन क्या है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है, यानी कि ठंडा जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है वो क्षेत्र है ये। चलिए अगला क्वेश्चन 20वां, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो ये जवाहर सुरंग भाई जम्मू कश्मीर में स्थित है। और मैं आपको बता दूं इसकी लंबाई जो है वो 2.85 किलोमीटर है, यानी कि 2.85 किलोमीटर इसकी लंबाई है सुरंग की। चलिए 21वां क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है। देखिए अब फिर ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो इंदिरा पॉइंट जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणी नोक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु, अब पश्चिमी बिंदु पूछ रहा है कहाँ पर है। तो देखिए भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु जो है वो 68.68 डिग्री 7 इंच पूर्व, ये तो उसने बता दिया कि इतने डिग्री इतने उस पर है पूर्व में, लेकिन अब वो बिंदु मैं बताता हूँ आपको, इसमें बिंदु नहीं दिया क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बिंदु जो है वो है सरक्रीक बिंदु, सरक्रीक एक जगह है, उसको एक मानक मान लिया है, यानी कि पश्चिम का सुदूर बिंदु है वो, बिल्कुल पश्चिम का। और कहाँ पर है वो, गुजरात में है वो। ये क्या करता है पता, ये सरक्रीक बिंदु जो है ये पाकिस्तान को गुजरात से अलग करता है, यानी कि पाकिस्तान और गुजरात के बीच सीमा निर्धारण जो करता है वो यही करता है, सरक्रीक बिंदु। चलिए 23वां क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। कौन सा अक्षांश, तो यह है 23 डिग्री 30 इंच, इसको 23.5 भी बोल देते हैं, 23.5 उत्तर। चलिए 24वां क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो नेपाल, भूटान और चीन से जिसकी सीमा मिलती है वो सिक्किम, यानी कि ये पूर्वी राज्य है, आपको पता है सिक्किम इधर पूर्व में, यही नेपाल वेपाल सब ये चीन इधर ही पड़ते हैं। तो ये सिक्किम जो है एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है, किसी से, भूटान से, नेपाल से और चीन से। 25 क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के थोड़ा सा हेर फेर में दे देंगे। जैसे कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। अब क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, सबसे बड़ा है राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। अब आप सोच रहे होंगे हमारा यूपी, क्योंकि हम यूपी से हैं तो अपना यूपी के बारे में थोड़ा बताना जरूरी है। तो हमारा यूपी जो है यानी कि उत्तर प्रदेश हमारा वो है, उसका 4था स्थान है क्षेत्रफल के क्रम में, इनके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। चलिए ये भूगोलिक क्वेश्चन समाप्त हुए। अब जो है मैं आपके लिए ये इतिहास के कुछ क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं।
कुछ हड़प्पा सभ्यता से हैं और उसके बाद वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन है। चलिए 26वां क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं दहमोरा, सिंगुंडई। अब ये नाम भी अटपटा यार, मेरे से तो लिया भी नहीं जा रहा। चलिए क्वेश्चन 27 देखिए, हड़प्पावासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो भाई हड़प्पावासी यानी कि ये जो हड़प्पावासी थे, जब वो भवन वगैरह बनाते थे तो उसके जो सामग्री वगैरह का आयात था, यानी कि कहाँ से लाते थे, तो वो आयात था हिंदुकुश क्षेत्र के बदखंसात से। हिंदुकुश क्षेत्र के बदखंसात से। तो हिंदुकुश पता कहाँ पर है? हिंदुकुश एक पर्वत है और ये अफगानिस्तान में एक पर्वतीय क्षेत्र है हिंदुकुश, ठीक। तो अफगानिस्तान से भवन सामग्री वगैरह लाते थे। चलिए आगे चलते हैं। 28वां क्वेश्चन, कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? भैया दालें, जो दाल वगैरह दालें होती हैं, ये हड़प्पावासी इनका उत्पादन नहीं करते थे। चलिए 29वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो हड़प्पा के स्थल हैं उनकी खोज भारत में जो है हुई है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई है? तो भैया गुजरात में। सबसे ज़्यादा गुजरात में ही इन हड़प्पा के स्थलों की खोज हुई है। 30वां क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? अब यानी कि हड़प्पा काल में एक तांबे का रथ प्राप्त हुआ था, तो वो रथ जो है वो कहाँ हुआ था? तो दैमाबाद में हुआ था भाई। और ये दैमाबाद में आपको बता दूं ये महाराष्ट्र में है। चलिए 32वां क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो ये यानी कि ग्रीक या यूनानी लोगों ने जो है कपास का उत्पादन तो किया, लेकिन उसको सिंधु क्षेत्र में तो उसको क्या क्या कह के पुकारा? कपास को सिंडन। तो कपास को उन्होंने सिंडन पुकारा। चलिए आगे चलते हैं। 32वां क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? युगल समाधान का मतलब है कि दो शवों को एक साथ गाड़ना, यानी कि जो कब्र वगैरह होती थी उसमें दो शव एक साथ गाड़ दिए हैं। तो खुदाई वगैरह में जब मिले हैं तो दो शव एक साथ मिले हैं, तो वो कहाँ मिले हैं? तो ये है भैया ये लोथल वगैरह में। लोथल आपको मैंने कई बार बताया, लोथल गुजरात में है। चलिए आगे चलते हैं। 33वां क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्ष्य किसकी उपासना था? देखिए अभी ये वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन आज शुरू हो गए हैं। तो ये वैदिक धर्म का मुख्य लक्ष्य किसकी उपासना था? प्रकृति की, यानी कि भाई प्रकृति की, जल पेड़ पौधे, ये दुनिया भर के आइटम, ये भूमि, मृदा, जल, पेड़ पौधे, वायु, अग्नि, इन सब की जो है पूजा वैदिक सभ्यता में इन पर बल दिया गया है, ये प्रकृति यानी कि। चलिए 34वां क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको श्रमण के नाम से जाना जाता है। अब उत्तर वैदिक यानी कि जो हमारा वैदिक काल था या वैदिक, तो वैदिक धर्म या वैदिक काल उसको दो भागों में बांटा गया, एक पूर्व वैदिक, एक उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक यानी शुरू वाला पहला वैदिक, और उत्तर वैदिक यानी उसके बाद का जो काल था वो उत्तर वैदिक। चलिए अब आगे चलते हैं। 35वां क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। अब मैं आपको ये 4 वेद बता देता हूँ कौन कौन से हैं। ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद और नंबर 4 अथर्ववेद। और अथर्ववेद जो है सबसे बाद का वेद है, नया वेद है। चलिए क्वेश्चन 36, किस वेद के प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। आगे चलिए 37वां क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? अब ये उत्तर वैदिक और मैंने बताया था पूर्व वैदिक, तो उत्तर वैदिक है जो है बाद वाला, जो वैदिक पूर्व वैदिक के बाद का समय था वो है। तो 1000 से 600 ईसा पूर्व, और ईसा पूर्व का काल जो है वो कम होता जाता है नीचे को, मतलब उल्टा चलता है। चलिए कई बार बता चुका हूँ। आगे चलिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। तो फ्रेंड्स मैं एक बात और कहना चाहूँगा, वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को बाद में लाइक भी करना, शेयर भी करना, और हमारे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना भाई। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है इसको आगे बढ़ाना। चलिए 38वां क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, यानी कि आपने देखा होगा हमारे हिंदू धर्म में रामायण या महाभारत वगैरह में वो बोलते थी
जो वो महिलाएं होती थी, औरतें होती थी, वो आर्यपुत्र बोलती थी। कोई कहने की वो आर्य के जो वो थे राजा महाराजा, वो आर्यों के पुत्र थे, आर्यों की संतान थे। तो आर्यों का मतलब क्या होता है? आर्यों का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन, यानी कि अच्छा या अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। ठीक, तो श्रेष्ठ या कुलीन होता है आर्य का मतलब। अब देखिए, अब है 39वां क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो भाई ये पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है इंद्र के लिए हुआ है। अब चलिए 40वां क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है 18 है। भाई मैं आपको बता दूं, इसमें भी इन 18 पुराणों में सबसे पुराना पुराण जो है मत्स्य पुराण है। यानी कि मत्स्य पुराण में जो है वो सृष्टि की रचना वगैरह के बारे में बताया गया है। उस सृष्टि में जब प्रलय वगैरह हुई थी तो उसी पुराण में जो है सृष्टि को बचाया गया है। भगवान विष्णु ने इसमें मत्स्य रूप लिया था, उसके बारे में इसका वर्णन है, देखना आप। चलिए 41वां क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? अब देखिए, वो उत्तर वैदिक बताया था पहले, अब हमने पूर्व वैदिक बताया। तो पूर्व वैदिक का काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। अब और उत्तर वैदिक था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, यानी कि इसके बाद वो आया था। चलिए 42वां क्वेश्चन, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो भैया सुलभ सूत्र जो है ये गणित की पुस्तक है, यानी कि ज्यामिति से। और ये वैदिक, अभी अगला क्वेश्चन देखिए, दोनों एक क्वेश्चन एक दूसरे से अटैच हैं। देखिए वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र, यानी कि देखिए अब ये कहने का मतलब है वैदिक काल में जो गणित था उसके ऊपर एक किताब थी गणित की, तो उसका नाम था सुलभ सूत्र। ये मत सोचना कि गणित अभी आया है, बहुत जमाने पहले से गणित है। चलिए अब 44वां क्वेश्चन है, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगमय यानी कि ये श्लोक कह लो, एक मंत्र कह लो। पहले तो वैसे तो इसे श्लोक बोलेंगे, और ये बहुत अच्छा श्लोक है, ये ऋग्वेद से लिया है। अब मैं अस्तोमा सदगमय का मतलब आपको बता देता हूँ क्या है। अस्तोमा सदगमय का मतलब है असत्य से सत्य की ओर। अब आप खुद सोचिए कि ये इसके अंदर कितना अच्छे गुण होंगे, कितना अच्छा इसके बारे में लिखा गया। और ये काफ़ी बड़ा श्लोक है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसका जो है आप अर्थ जो है सर्च करना गूगल पे या यूट्यूब पे, अस्तोमा सदगमय पूरे इसका श्लोक का, जब आपको पता चलेगा कितना अच्छा श्लोक है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ का सही क्रम है? अब देखिए उत्तर वैदिक काल वगैरह में जो ग्रंथ लिखे हैं उनका सही क्रम क्या है? यानी कि सबसे पहले वेद लिखे गए हैं, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्य और उपनिषद, ये इनका क्रम है। चलिए आगे चलते हैं। 46 क्वेश्चन, आर्य भारत के बाहर से आकर सर्वप्रथम बसे थे? तो यानी कि आर्य ये तो है कि बाहर से आए थे, और ये भी पता है कि बाहर से कहाँ से आए थे? ये भारत में जो बाहर से आए थे ये मध्य एशिया से आए थे, और ये बसे हैं पंजाब में। ठीक, चलिए अब 47वां क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय्य वेदत्रयी कहलाते हैं? यानी कि 3 वेद हैं जो उनको मिलाकर त्रय्य वेदत्रयी कहलाते हैं, वो एक जगह मिलकर। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं होता। चलिए 48वां क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह के प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते की किस उपनिषद से लिया गया है? अरे यार क्वेश्चन भी दिमाग खराब हो रहा, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा रहा। देखिए भारत के राज्य चिन्ह के प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यानी कि ये मुंडको एक उपनिषद है, उससे लिया गया है सत्यमेव जयते। और इसका सत्यमेव जयते का मतलब है सत्य की विजय हो या सत्य की जय हो। ठीक, आगे चलिए 49 क्वेश्चन है, वेदों का अपौरुषे क्यों कहा जाता है? अब वेदों को अपौरुषे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी रचना देवताओं ने की है, यानी कि अपौरुष है, यानी कि पुरुषों ने नहीं की है, इनकी रचना देवताओं ने की है, इसलिए अपौरुषे कहा जाता है। अब 50वां क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये ऋग्वैदिक काल के ये जो है ऋग्वैदिक ये जो हैं कुछ और व्यवसाय नहीं करते थे, लेकिन पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। और आपने देखा होगा इस वैदिक काल में जो है गायों के लिए बहुत बहुत बड़े युद्ध हो गए हैं, गायों के लिए युद्ध लड़े गए हैं, और एक युद्ध तो गाय के लिए महाभारत में भी लड़ा गया है, तुमने देखा होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, और एग्ज़ाम में कई बार आए हुए क्वेश्चन हैं, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और आशा करता हूँ कि आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। दोस्तों
ये मेरी कोशिश थी छोटी सी आपके लिए, और मैं अब आप चाहता हूँ कि आप भी मेरे लिए कुछ करें। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को शेयर भी करें, और दोस्तों से मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करवाएं। आज तक इतना ही। मैं फिर मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।